अध्याय 12 चांदी और मोती। डंबलडोर कहाँ थे और क्या कर रहे थे? हैरी को अगले कुछ हफ्तों में हेडमास्टर सिर्फ 2 बार ही दिखाई दिए। वे अब खाने के वक्त भी कभी कभार ही नजर आते थे। हैरी को हरमाइनी की ये बात सही लगी कि वे शायद कई कई दिनों तक स्कूल से बाहर रहते हैं। क्या डंबलडोर उन अतिरिक्त सबकों के बारे में भूल गए जो वे हैरी को पढ़ाने वाले थे? डंबलडोर ने कहा था कि इनका भविष्यवाणी से संबंध था। इस बात से हैरी का मनोबल बढ़ा था और उसे राहत मिली थी, लेकिन अब वह थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा था। अक्टूबर के मध्य में इस टर्म की पहली हॉग्समीड यात्रा हुई। हैरी सोच रहा था कि स्कूल के कठोर सुरक्षा उपायों के कारण शायद अब इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा। बहरहाल उसे ये जानकर खुशी हुई कि यात्रा हो रही थी। कुछ घंटों के लिए महल से बाहर निकलना हमेशा अच्छा लगता था। हॉग्समीड यात्रा की सुबह हैरी जल्दी ही जाग गया। सुबह तूफानी लग रही थी और उसने नाश्ते तक का समय उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की पुस्तक को पढ़कर काटा। वह आमतौर पर बिस्तर पर लेटकर नहीं पढ़ता था, जैसा रॉन ने कहा था। इस तरह का व्यवहार हरमाइनी के अलावा किसी को शोभा नहीं देता था, जो इस मामले में पहले से ही सिरफिरी थी। बहरहाल हैरी ने महसूस किया कि हाफ ब्लड प्रिंस की उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की पुस्तक पाठ्य पुस्तक नहीं बल्कि उससे बहुत बढ़कर थी। हैरी उसे जितना पढ़ता था उसे उतना ही ज्यादा एहसास होता था कि उसमें कितना कुछ था। उसमें न सिर्फ कार्डों के बारे में आसान नुस्खे और शॉर्टकट लिखे थे, जिनकी वजह से स्लगहॉर्न के सामने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, बल्कि हाशिए पर कई कल्पनाशील मंत्र भी घसीट कर लिखे हुए थे। उन मंत्रों को इतनी बार काटा और दोबारा लिखा गया था कि हैरी को यकीन था प्रिंस ने ही इन मंत्रों का इजाद किया होगा। हैरी पहले ही प्रिंस द्वारा इजाद किए गए कुछ मंत्रों को आजमा चुका था। एक मंत्र पैर के नाखून को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा देता था। उसने इसे गलियारे में क्रैब पर आजमाया था, जिसके बहुत मनोरंजक परिणाम मिले थे। एक मंत्र जीभ को तालू से चिपका देता था, जिसे उसने 2 बार आर्गस फिल्च पर चुपके से आजमाया था, जिसके लिए उसे सभी लोगों ने बधाई दी थी। और शायद सबसे उपयोगी था ध्वनि दमन मंत्र। इस मंत्र को पढ़ने के बाद क्लास में लंबी बातचीत की जा सकती थी, जो किसी को भी सुनाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि इसके प्रभाव के कारण आसपास के व्यक्तियों के कानों में गुनगुन होती रहती थी। सिर्फ हरमाइनी ही एकमात्र शख्स थी जिसे ये मंत्र मजेदार नहीं लगे थे। अगर हैरी आसपास के किसी व्यक्ति पर ध्वनि दमन सम्मोहन का इस्तेमाल करता था, तो वह नाक भौं सिकोड़ लेती थी और हैरी से बिल्कुल बात नहीं करती थी। बिस्तर पर बैठते हुए हैरी ने पुस्तक तिरछी की, ताकि घसीटा छाप लिखाई में लिखे उन निर्देशों को ज्यादा अच्छी तरह देख सके, जिसमें प्रिंस को थोड़ी मुश्किल आई थी। वहां पर कई बार काटने पीटने के बाद पेज के एक कोने में लिखा था, आकाशगामी आशा। जब हवा और बर्फ की बारिश खिड़कियों पर बेरहमी से वार कर रही थी और नेविल जोर से खर्राटे ले रहा था, तो हैरी ने ब्रैकेट में लिखे अक्षरों की तरफ घूरा। आशा, इसका मतलब अशाब्दिक होगा। हैरी को यकीन नहीं था कि वह इस विशेष मंत्र को सफलतापूर्वक प्रयोग कर पाएगा। उसे अब भी अशाब्दिक मंत्रों में मुश्किल आ रही थी, जिसके बारे में स्नेप गुप्त कलाओं से रक्षा की हर क्लास में टिप्पणी करते थे। दूसरी तरफ प्रिंस स्नेप से बहुत ज्यादा प्रभावी टीचर साबित हुआ था। हैरी ने अपनी छड़ी यूं ही हवा में उठाई, बिना किसी पर निशाना साधे लहराई और मन ही मन आकाशगामी कह दिया। आह! एक रोशनी की चमक हुई और कमरे से आवाजें आने लगी। रॉन की चीख निकल गई, जिससे बाकी सभी लोग जाग गए। दहशत में हैरी के हाथ से उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की पुस्तक छूट गई। रॉन हवा में उल्टा लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य हुक उसे टखनों से पकड़कर लटका रहा हो। सॉरी, जरा ठहरो, मैं तुम्हें उतारता हूँ, हैरी चिल्लाया, जब डीन और सीमस जमकर हंसने लगे। उधर नेविल अब फर्श से उठ रहा था, क्योंकि वह पलंग से नीचे गिर गया था। हैरी पुस्तक उठाकर दहशत में उसे पलटने लगा और सही पन्ना खोजने की कोशिश करने लगा। आखिर उसे ये मिल गया और उसने मंत्र के नीचे लिखे शब्द को खोज लिया। उसने प्रार्थना की कि ये पहले वाले मंत्र का प्रतिकारक मंत्र हो। हैरी ने अपनी पूरी ताकत से सोचा, धरागामी। रोशनी की एक और चमक हुई, जिससे रॉन अपने पलंग पर गिर गया। सॉरी, हैरी ने एक बार फिर कमजोर आवाज में कहा, जबकि डीन और सीमस हंसते रहे। रॉन दबी आवाज में बोला, कल मैं चाहूंगा कि अलार्म क्लॉक का काम तुम करो। जब तक वे कपड़े पहनकर मिसेस वीजली के हाथ के बुने कई स्वेटरों से लेस होकर और चोगे, स्कार्फ तथा ग्लव्स लेकर चले, तब तक रॉन का सदमा थोड़ा कम हो गया और वह सोचने लगा कि हैरी का नया मंत्र बहुत मजेदार था। वास्तव में यह उसे इतना मजेदार लगा कि जब वे नाश्ता करने के लिए बैठे, तो उसने हरमाइनी को भी इसकी मजेदार कहानी सुना डाली। फिर रोशनी की चमक हुई और मैं बिस्तर पर गिर गया, रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, और कबाब उठा लिए।
हरमाइनी इस पूरे प्रसंग में जरा भी नहीं मुस्कुराई थी और अब वह चेहरे पर नापसंदगी के भाव लेकर हैरी की तरफ मुड़ी। उसने पूछा, क्या ये मंत्र भी तुम्हारी उसी काढ़े की पुस्तक का है? हैरी ने उसकी तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा। हमेशा सबसे बुरी बात सोचने लगती हो, है ना? क्या ये था? देखो, हाँ, ये था, लेकिन उससे क्या? तो तुमने किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से लिखे मंत्र को आजमा कर देखने का फैसला कर लिया कि देखें तो इससे क्या होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये हाथ से लिखा हुआ था? हैरी ने कहा और बाकी के सवाल का जवाब ना देने का फैसला किया। क्योंकि ये जादू मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं है, हरमाइनी ने कहा। जब हैरी और रॉन ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई तो वह आगे बोली, और इसलिए भी क्योंकि अब मैं सोचने लगी हूं कि प्रिंस नाम का ये व्यक्ति थोड़ा खतरनाक है। हैरी और रॉन दोनों ने ही एकदम चिल्लाकर उसे चुप कर दिया। ये तो हंसी की बात थी, रॉन ने कहा और अपने कबाब पर केचप की बोतल उलट डाली। ये तो बस हंसी की बात थी हरमाइनी, उससे क्या? लोगों को टखनों के बल उल्टा लटकाना, हरमाइनी ने कहा। इस तरह के मंत्र बनाने में अपना समय और ऊर्जा कौन लगाएगा? फ्रेड और जॉर्ज, रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह उनके जैसा काम है। और मेरे डैडी, हैरी ने कहा। उसे बस अभी अभी ये याद आया था। क्या? रॉन और हरमाइनी ने एक साथ कहा। मेरे डैडी इस मंत्र का इस्तेमाल करते थे, हैरी बोला। ल्यूपिन्स ने मुझे बताया था। आखिरी बात सच नहीं थी। दरअसल हैरी ने अपने डैडी को स्नेप पर इस मंत्र का प्रयोग करते देखा था, लेकिन उसने रॉन और हरमाइनी को स्मृति पात्र में देखी घटना के बारे में कभी नहीं बताया था। बहरहाल अब उसके मन में एक अद्भुत संभावना आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके डैडी ही हाफ ब्लड प्रिंस हो? हरमाइनी बोली। हैरी, शायद तुम्हारे डैडी इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन ऐसा करने वाले वे अकेले नहीं थे। लगता है तुम भूल गए हो, हमने बहुत सारे लोगों को इसका इस्तेमाल करते देखा है। लोगों को हवा में उल्टा लटकाना, उन्हें नींद में असहाय अवस्था में हवा में उड़ाना। हैरी ने उसे घूर कर देखा। डूबते दिल से उसे भी क्विडिच वर्ल्ड कप में प्राण पक्षियों का व्यवहार याद आ गया। रॉन उसकी मदद के लिए आगे आया। ये अलग बात थी, उसने जोश से कहा। वे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हैरी और उसके डैडी तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। हरमाइनी, तुम प्रिंस को इसलिए पसंद नहीं करती हो? फिर उसने कबाब की प्लेट खींचते हुए गंभीरता से कहा, क्योंकि वह काड़ों में तुमसे ज्यादा निपुण है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, हरमाइनी ने कहा, हालांकि उसके गाल लाल होने लगे थे। मैं तो बस सोचती हूँ कि ऐसे मंत्र पढ़ना बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसके बारे में ये पता ही ना हो कि उससे होता क्या है। और इस तरह से प्रिंस प्रिंस की माला मत जपो, जैसे वह कोई सचमुच का राजकुमार हो। ये तो सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण गढ़ा हुआ नाम है, और मुझे नहीं लगता कि वह कोई बहुत भला इंसान होगा। क्या पता तुम ये कैसे सोच सकती हो, हैरी ने तैश में आते हुए कहा। अगर वह प्राणभक्षी बनना चाहता तो वह हाफ ब्लड होने के बारे में इतने डींगे नहीं हाँकता, है ना? ये कहते ही हैरी को याद आ गया कि उसके डैडी तो शुद्ध खून के थे, लेकिन उसने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। वह इसके बारे में बाद में चिंता करेगा। हरमाइनी ने वही राग अलापते हुए कहा, सभी प्राणभक्षी शुद्ध खून के नहीं हो सकते। दुनिया में शुद्ध खून वाले ज्यादा जादूगर बचे ही नहीं हैं। मेरा अनुमान है कि उनमें से ज्यादातर हाफ ब्लड हैं, जो शुद्ध खून होने जैसा नाटक करते हैं। वे सिर्फ मगलू परिवार में पैदा हुए लोगों से नफरत करते हैं। वे तुम्हें और रॉन को खुशी से अपने दल में शामिल कर सकते हैं। रॉन गुस्से से बोला, वे मुझे किसी कीमत पर प्राणभक्षी नहीं बनाएंगे। जिस कबाब के टुकड़े को उसने हरमाइनी की तरफ लहराया था, वह उसके कांटे से उड़कर अर्नी मैकमिलन के सिर से जा टकराया। मेरा पूरा परिवार खून का गद्दार है। प्राणभक्षियों के लिए ये उतना ही बुरा है जितना कि मगलू परिवार में पैदा होना। और वे मुझे अपने दल में बड़े शौक से शामिल करेंगे, हैरी ने व्यंग्य से कहा। हम जिगरी दोस्त बन सकते हैं, बशर्ते वे मेरी जान लेने की कोशिश ना करें। इस पर रॉन हंसने लगा। हरमाइनी भी हल्के से मुस्कुराई। तभी जिनी के आने से बातों का सिलसिला टूट गया। सुनो हैरी, मुझे तुम्हें ये देना है। ये एक चरम पत्र था, जिसके ऊपर जानी पहचानी पतली तिरछी लिखाई में हैरी का नाम लिखा था। धन्यवाद जिनी, ये डंबलडोर के अगले अतिरिक्त सबक के बारे में होगा। हैरी ने रॉन और हरमाइनी को बताते हुए चरम पत्र खोला और उसमें लिखे शब्द पढ़े। सोमवार की शाम। वह अचानक हल्का और खुश महसूस करने लगा। हॉग्समीड में हमारे साथ चलोगी जिनी? उसने पूछा। मैं डीन के साथ जा रही हूँ, हो सकता है कि तुम्हें वहां पर मिलूं, उसने जवाब दिया और जाते समय उनकी तरफ हाथ हिलाया। फिल्च हमेशा की तरह बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे के पास खड़ा था और उन लोगों के नामों की जांच कर रहा था जिन्हें हॉग्समीड जाने की इजाजत थी। इस प्रक्रिया में सामान्य से ज्यादा समय लग गया,
क्योंकि फिल्च अपने खुफिया संवेदन सूचक से सभी को 3-3 बार जांच कर रहा था। रॉन ने लंबे पतले खुफिया संवेदन सूचक को डर कर देखते हुए पूछा, अगर हम काले जादू वाली चीज को बाहर ले जा रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो ये जांच करनी चाहिए कि हम कौन सी चीज अंदर लाते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि संवेदन सूचक उसके गाल पर कई बार अनावश्यक रूप से पड़ा। हवा और बर्फ में बाहर निकलते समय रॉन मुंह बना रहा था। हॉग्समीड में घूमना मजेदार नहीं था। हैरी ने अपने चेहरे के निचले हिस्से पर स्कार्फ बांध लिया था। खुले हिस्से जल्दी ही ठंड के कारण सुन्न पड़ गए थे। गांव की सड़क विद्यार्थियों से भरी थी, जो सिर झुकाकर तेज हवा से मुकाबला कर रहे थे। हैरी के मन में कई बार ख्याल आया कि इस वक्त हॉल में गर्मी में रहना ज्यादा अच्छा होता। जब वे आखिरकार हॉग्समीड पहुंचे और उन्होंने जोनको की जोक शॉप पर ताला लगा देखा, तो हैरी को यकीन हो गया कि ये यात्रा मजेदार नहीं हो सकती। रॉन ने मोटे ग्लव्स वाले हाथ से हनी ड्यूक्स की तरफ इशारा किया, जो सौभाग्य से खुली थी। हैरी और हरमाइनी उसके पीछे पीछे भीड़ भरी टॉफी की दुकान में पहुंचे। जब वे टॉफी की खुशबू वाली गर्म हवा में बैठे, तो रॉन कांपते हुए बोला, भगवान का शुक्र है, हम पूरी दोपहर यहीं रुकते हैं। हैरी, मेरे बच्चे! उनके पीछे से गरजती हुई आवाज आई। ओह नहीं! हैरी बुदबुदाया। उन तीनों ने मुड़कर देखा। वहां प्रोफेसर स्लगहॉर्न खड़े थे, जो फर का विशाल हैट और फर के कॉलर वाला ओवरकोट पहने थे। उनके हाथ में पाइनएप्पल टॉफियों का एक बड़ा बक्सा था और उन्होंने दुकान की 1/4 जगह घेर रखी थी। हैरी, तुम अब तक मेरी 3 पार्टियों में नहीं आए हो। स्लगहॉर्न ने प्यार से उसके सीने में उंगली घुसाते हुए कहा। ये नहीं चलेगा मेरे बच्चे, मैं ठान चुका हूं कि तुम्हें बुलाकर ही मानूंगा। मिस ग्रेंजर को वहां बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, हरमाइनी ने असहाय आवाज में कहा। वे सचमुच? स्लगहॉर्न ने पूछा। तुम मेरी पार्टियों में क्यों नहीं आते हो हैरी? हैरी बोला, सर, उस समय मेरी क्विडिच प्रैक्टिस थी। सच तो ये था कि जब स्लगहॉर्न उसे बैंगनी रिबन में लिपटा आमंत्रण पत्र भेजते थे, तो हैरी जानबूझकर उसी समय प्रैक्टिस रख देता था। इस रणनीति से ये फायदा भी होता था कि रॉन उपेक्षित महसूस नहीं करता था। आमतौर पर वे जिनी के साथ मिलकर इस बात पर हंसी मजाक करते थे कि हरमाइनी मैकलेगन और जेबनी के साथ कमरे में बंद होगी। देखो, तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, इसके बाद तो मुझे तुम्हारा पहला मैच जीतने की उम्मीद है, स्लगहॉर्न ने कहा। लेकिन थोड़ी सी मौज मस्ती से आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अब देखो, इस तरह के मौसम में तुम सोमवार की रात को तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं नहीं आ सकता प्रोफेसर, मेरा उस शाम को डंबलडोर के साथ अपॉइंटमेंट है। एक बार फिर बदकिस्मती, स्लगहॉर्न नाटकीय अंदाज में चिल्लाए। ओह, अच्छा है, लेकिन हैरी, तुम मुझसे हमेशा नहीं बच सकते। कभी न कभी तो तुम मेरी पकड़ में आओगे। फिर वे शाही ढंग से हाथ लहराकर दुकान से बाहर की तरफ चल दिए। उन्होंने रॉन को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे वह कॉकरोच टॉफी का डब्बा हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक और पार्टी से बच निकले हो, हरमाइनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वे इतनी भी बुरी नहीं होती हैं, तुम जानते हो, कई बार तो वे मजेदार होती हैं। लेकिन तभी उसने रॉन के चेहरे का भाव देख लिया। ओह देखो, यहाँ पर बेहतरीन शक्करा कलम भी हैं, ये घंटों तक चलती हैं। हैरी को इस बात की खुशी हुई कि हरमाइनी ने विषय बदल दिया था। उसने एक बहुत बड़ी शक्करा कलम में सामान्य से ज्यादा रुचि ली, लेकिन इसके बावजूद रॉन की उदासी कम नहीं हुई। जब हरमाइनी ने उससे पूछा कि वह कहाँ चलना चाहता है, तो उसने बस कंधे उचका दिए। हैरी बोला, चलो 3 ब्रूमस्टिक्स चलते हैं, वहाँ थोड़ा गर्म माहौल होगा। वे अपने चेहरों पर स्कार्फ ढककर मिठाई की दुकान से बाहर निकल गए। हनी ड्यूक्स के गर्म माहौल के बाद बाहर की ठंडी हवा उनके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं रुक रहा था। सभी तेजी से अपने गंतव्य स्थल की तरफ जा रहे थे। सिर्फ 2 ही लोग इसके अपवाद थे, जो थोड़े आगे 3 ब्रूमस्टिक्स के ठीक बाहर खड़े थे। उनमें से एक बहुत लंबा और दुबला पतला था। हैरी ने अपने पानी से नहाए चश्मे से उन्हें देखा। वह उस बारमैन को पहचान गया, जो हॉग्समीड के दूसरे शराबखाने हॉग्सहेड में काम करता था। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी उनके पास पहुंचे, तो बारमैन ने अपना चोगा अपने गले पर कसकर खींचा और दूर चल दिया। नाटा आदमी अपने हाथ में थामी किसी चीज को ठीक से पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसके बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद ही हैरी को यह एहसास हुआ कि वह कौन था। मंडगस, लंबे उलझे बालों वाला आदमी उछल पड़ा और उसके हाथ से एक पुराना सूटकेस गिरकर खुल गया। उसमें से बहुत सारा सामान बिखर गया, जिससे किसी भी अटाले की दुकान की खिड़की सजाई जा सकती थी। ओह हेलो हैरी,
मंडगस फ्लेचर ने हवाई अंदाज का असफल नाटक करते हुए कहा। देखो, मेरे कारण रुकने की जरूरत नहीं है। फिर वह जमीन पर बैठकर सूटकेस से फैले अपने सामान को जल्दी जल्दी बटोरने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि उसे जाने की बहुत जल्दी थी। मंडगस को जमीन से गंदी दिखने वाली चीजें उठाकर देखकर हैरी ने पूछा, तुम क्या ये सामान बेचने जा रहे हो? क्या करूं, रोजी रोटी तो चलानी ही पड़ेगी, मंडगस ने कहा। वह मुझे दे दो। रॉन ने झुककर चांदी की कोई चीज उठा ली थी। जरा रुको, रॉन धीरे से बोला, ये तो जानी पहचानी लगती है। धन्यवाद, मंडगस ने कहा और उसने रॉन के हाथ से प्याला लेकर उसे सूटकेस में भर लिया। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। आउच! लेकिन तब तक हैरी ने मंडगस का गला पकड़कर उसे थ्री ब्रूमस्टिक्स की दीवार से टिका दिया था। उसे एक हाथ से पकड़कर उसने दूसरे हाथ से छड़ी निकाल ली। हैरी! हरमाइनी चीखी। तुमने वह सामान सीरियस के घर से चुराया? हैरी ने कहा, जिसकी नाक अब मंडगस की नाक के इतने पास थी कि उसे पुरानी तंबाकू और शराब की बदबू आ रही थी। उस पर ब्लैक खानदान की मोहर लगी है। मैं नहीं। क्या? मंडगस ने हाफते हुए कहा, जिसका चेहरा अब थोड़ा बैंगनी हो गया था। हैरी ने गुर्राते हुए पूछा, तुमने क्या किया? जिस रात को वह मरा उसी रात को उसके घर में घुसकर सारा सामान उड़ा लिया? मैं नहीं। वह सामान मुझे दो। जब मंडगस का चेहरा नीला पड़ने लगा तो हरमाइनी चीखी, हैरी छोड़ दो। एक धमाका हुआ और हैरी के हाथ मंडगस की गर्दन से दूर छिटक गए। हाफते और थूक उड़ाते मंडगस ने अपना गिरा हुआ सूटकेस उठाया और फिर खट, वह अंतर्ध्यान हो गया। हैरी ने गाली दी और मुड़कर देखा कि मंडगस कहाँ गया। वापस आओ, चोर कहीं के! कोई फायदा नहीं है हैरी। टोंग्स जाने कहाँ से वहां आ गई थी। उसके चूहे जैसे बाल बर्फ के कारण गीले थे। मंडगस अब तक शायद लंदन में होगा, चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। उसने सीरियस का सामान चुराया, उसने चोरी की। हाँ, लेकिन फिर भी, टोंग्स ने कहा, जो इस जानकारी से जरा भी विचलित नहीं दिख रही थी। तुम्हें ठंड से दूर रहना चाहिए। वह उन्हें थ्री ब्रूमस्टिक्स के दरवाजे से अंदर जाते हुए देखती रही। अंदर पहुंचकर हैरी गुस्से से बोला, वह सीरियस के घर का सामान चुरा रहा था। मैं जानती हूँ हैरी, लेकिन मेहरबानी करके चिल्ला चौट मत करो, लोग घूर रहे हैं। हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा, तुम जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। जब हरमाइनी कुछ मिनट बाद उनकी टेबल पर बटर बियर की 3 बोतलें लेकर लौटी, तब भी हैरी विफर रहा था। क्या मायापंछी के समूह के लोग मंडगस को काबू में नहीं रख सकते? हैरी ने आवेशपूर्ण फुसफुसाहट में पूछा। क्या वे लोग उसे सामान चुराने से नहीं रोक सकते? श्श! हरमाइनी ने हताशा में कहा और चारों तरफ देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है। 2 जादूगर पास ही खड़े थे और हैरी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। जेबनी भी पास ही में एक खंबे से टिका हुआ था। हैरी, अगर मैं होती तो मुझे भी गुस्सा आ जाता। मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारा सामान चुरा रहा है। हैरी के गले में बटर बियर अटक गई। वह तो भूल ही गया था कि वह 12 नंबर ग्रिमॉल्ड चौक का मालिक था। हाँ, वह सामान तो मेरा था, उसने कहा। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे देखकर खुश नहीं हुआ था। ठीक है, मैं डंबलडोर को सारी बात बता दूंगा कि क्या चल रहा है। मंडगस सिर्फ उन्हीं से डरता है। ये अच्छा रहेगा, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली, और वह इस बात पर खुश थी कि हैरी शांत हो रहा था। रॉन, तुम किसे घूर रहे हो? यूं ही, रॉन ने कहा और जल्दी से बार से दूर देखने लगा। लेकिन हैरी जानता था कि वह दुकान की सुडौल और आकर्षक मालकिन मैडम रोजमर्टा से नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा था, जिनके लिए उसके दिल में काफी समय से एक खास जगह थी। मुझे लगता है कि यूं ही इस वक्त फायर विस्की लाने के लिए अंदर गई है, हरमाइनी ने व्यंग से कहा। रॉन ने उसके ताने को नजरअंदाज कर दिया और गरिमापूर्ण खामोशी में अपना ड्रिंक खत्म किया। हैरी सीरियस के बारे में सोच रहा था। वह ये भी सोच रहा था कि सीरियस चांदी के उन प्यालों से कितनी नफरत करता था। हरमाइनी ने टेबल पर अपनी उंगलियां बजाईं और उसकी आंखें बार बार रॉन तथा बार के बीच घूमती रहीं। जैसे ही हैरी ने अपनी बोतल की आखिरी बूंद खत्म की, वह बोला, अब हम स्कूल लौट चलें? बाकी दोनों ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। ये यात्रा मजेदार साबित नहीं हुई थी। मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। एक बार फिर उन्होंने अपने चोगे कसकर लपेटे, स्कार्फ ठीक किए और ग्लव्स पहने। इसके बाद वे केटी बेल और उसकी एक सहेली के पीछे पीछे शराब खाने से बाहर निकले तथा हाई स्ट्रीट पर चलने लगे। हॉगवर्ट्स तक जाने वाली सड़क पर जमी बर्फ पर चलते समय हैरी जिनी के बारे में सोचने लगा। हैरी ने सोचा कि वह उन्हें इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि वह और डीन मैडम पेडीफुट की टी शॉप में आराम से बैठे होंगे, जहां खुशनुमा जोड़े सुकून से बैठने जाते थे। त्योरियां चढ़ाकर उसने घुमड़ती हुई बर्फ से बचने के लिए अपना सिर झुकाया और आगे बढ़ने लगा।
थोड़ी देर बाद हैरी को एहसास हुआ कि केटी बेल और उसकी सहेली की हवा में उड़ती हुई आवाजें ज्यादा तीखी और तेज होती जा रही थी। हैरी ने उनकी अस्पष्ट आकृतियों की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था वे दोनों उस चीज के बारे में बहस कर रही थी जो केटी अपने हाथ में पकड़े थी। हैरी को केटी की आवाज सुनाई दी, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है लीन। वे सड़क के मोड़ पर मुड़े। अब बर्फ तेजी से गिरने लगी थी और हैरी का चश्मा धुंधला हो गया था। जब हैरी ने अपना चश्मा साफ करने के लिए हाथ उठाया, तभी लीन ने उस पैकेट को छीनने की कोशिश की जो केटी के हाथ में था। केटी ने उसे वापस खींचा और उनकी छीना झपटी में पैकेट जमीन पर गिर गया। केटी फौरन हवा में उठ गई। रॉन की तरह नहीं, जो हास्यास्पद रूप से टखनों के बल झूलने लगा था, बल्कि शालीनता से। उसकी बाहें इस तरह फैली हुई थी जैसे वह उड़ने वाली हो। बहरहाल कोई चीज गड़बड़ थी, कोई चीज डरावनी थी। तेज हवा के कारण केटी के बाल चारों तरफ उड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हैरी, रॉन, हरमाइनी और लीन मूर्ति की तरह खड़े होकर देखते रहे। फिर जमीन से 6 फुट ऊपर केटी बुरी तरह चीखी। उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन वह जो भी देख रही थी, वह जो भी महसूस कर रही थी, उससे उसे भयंकर कष्ट हो रहा था। वह लगातार चीखती रही। लीन भी चीखने लगी। उसने केटी के टखने पकड़कर उसे दोबारा जमीन पर खींचने की कोशिश की। हैरी, रॉन और हरमाइनी भी मदद करने के लिए भागे। जैसे ही उन्होंने केटी के पैर पकड़े, वह उनके ऊपर गिर गई। हैरी और रॉन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह इतनी बुरी तरह छटपटा रही थी कि वे उसे पकड़े नहीं रख सकते थे। उन्होंने उसे जमीन पर उतार दिया, जहां वह छटपटाती और चीखती रही। ये स्पष्ट था कि वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी। हैरी ने मुड़कर चारों तरफ देखा। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। उसने तेज हवा की आवाज के ऊपर बाकी लोगों से चिल्लाकर कहा, यहीं रुकना, मैं मदद लेकर आता हूँ। वह स्कूल की तरफ दौड़ने लगा। उसने कभी किसी की ऐसी हालत नहीं देखी थी जैसी इस वक्त केटी की थी। वह सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा किस कारण हुआ होगा। वह तेजी से एक मोड़ पर मुड़ा और किसी ऐसी चीज से टकरा गया जो पिछले पैरों पर चलने वाले बड़े भालू की तरह दिख रही थी। हैग्रिड, उसने हाँफते हुए कहा और खुद को उस बागड़ से उठाया जिसमें वह गिर गया था। हैरी, हैग्रिड ने कहा। उसकी भौहें और दाढ़ी में बर्फ के टुकड़े फंसे हुए थे। वह उदबिलाव की खाल वाला बड़ा झबरीला कोट पहने था। हैग्रिड आगे बोला, बस ग्रॉक से मिलने गए थे। वह इतना ज्यादा सीख चुका है कि तुम्हें तो। हैग्रिड, वहां कोई घायल हो गया है, किसी ने उसे श्राप दिया है या ऐसे ही कुछ हुआ है। क्या? हैग्रिड गरजती हवा के ऊपर हैरी की आवाज सुनने के लिए नीचे झुका। किसी ने श्राप दिया है, हैरी गरजा। श्राप? किसे? रॉन को? हरमाइनी को? नहीं, उन्हें नहीं, केटी बेल को। इस तरफ। वे दोनों एक साथ सड़क पर दौड़ने लगे। उन्हें केटी के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो अब भी जमीन पर पड़ी पड़ी छटपटा और चीख रही थी। रॉन, हरमाइनी और लीन उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पीछे हटो, हैग्रिड चिल्लाया। हमें देखने दो। उसे कुछ हो गया है, लीन सुबकते हुए बोली। मैं नहीं जानती कि क्या। हैग्रिड एक पल के लिए केटी को घूर कर देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे वह नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में उठाकर महल की तरफ भागने लगा। कुछ ही सेकंड में केटी की तेज चीखें सुनाई देना बंद हो गईं। अब सिर्फ हवा के गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी। हरमाइनी जल्दी से केटी की रुआसी सहेली के पास गई और उसकी कमर में हाथ डाल दिया। तुम्हारा नाम लीन है ना? लड़की ने सिर हिला दिया। ये अचानक हुआ या ये पैकेट फटने पर हुआ था? लीन सुबकते हुए बोली। वह जमीन पर पड़े भूरे कागज के पैकेट की तरफ इशारा कर रही थी, जो भीगा हुआ था। ये फटकर खुल गया था और इसमें से एक हरी चमक निकलती दिखाई दे रही थी। रॉन ने नीचे झुककर हाथ बढ़ाया, लेकिन हैरी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। उसे मत छूना। वह नीचे झुका। पैकेट में से दूधिया मोतियों का हार बाहर झांक रहा था। हैरी ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने इसे पहले भी देखा है। ये बरसों पहले बॉर्गन एंड बर्ग्स दुकान में रखा था। इसके लेबल पर लिखा था कि ये श्रापित है। केटी ने इसे जरूर छू लिया होगा। उसने लीन की तरफ देखा, जो बेकाबू होकर कांपने लगी। केटी को ये कहाँ मिला? उसी के बारे में तो हम बहस कर रहे थे। जब वह थ्री ब्रूमस्टिक्स के बाथरूम से लौटी थी, तो उसके हाथ में यह पैकेट था। उसने कहा कि इसमें हॉगवर्ट्स में किसी के लिए तोहफा है। वह सिर्फ इतना बता रही थी कि यह किसी को देना है। ये कहते समय वह थोड़ी अजीब लग रही थी। ओ नहीं, ओ नहीं, शायद उस पर सम्मोहन श्राप का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मैं ये तब नहीं समझ पाई। लीन दोबारा सुबकने और कांपने लगी। हरमाइनी ने उसका कंधा हौले हौले से थपथपाया। लीन, उसने ये नहीं बताया कि ये पैकेट उसे किसने दिया था?
नहीं, वह मुझे बताने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा कि वह मूर्ख है और उसे वह चीज़ स्कूल तक नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन वह सुनने को ही तैयार नहीं थी। और और फिर मैंने इसे उससे छीनने की कोशिश की। और और लीन ने हताश भरी चीख निकाली। हरमाइनी ने लीन की कमर में हाथ डालते हुए कहा, अब अच्छा यही रहेगा कि स्कूल की तरफ चलें। हमें पता चल जाएगा कि अब वह कैसी है। चलो। हैरी एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपने चेहरे पर ढका स्कार्फ खींचा और रॉन की आह को नजरअंदाज करते हुए हार पर स्कार्फ डालकर उसे उठा लिया। उसने कहा, हमें ये मैडम प्रॉम्फ्री को दिखाना पड़ेगा। हरमाइनी और लीन के पीछे पीछे सड़क पर चलते समय हैरी का दिमाग तेजी से सोच रहा था। जब वे मैदान में दाखिल हुए तो हैरी अपने विचारों को मन में नहीं रोक पाया और बरबस बोल पड़ा। मेल्फॉय इस हार के बारे में जानता था। ये 4 साल पहले बॉर्गन एंड बर्ग्स में केस में रखा हुआ था। जब मैं वहां उससे और उसके डैडी से छिपा हुआ था तो मैंने उसे इसे अच्छी तरह देखते हुए देखा था। जिस दिन हमने उसका पीछा किया था उस दिन वह इसी को खरीद रहा होगा। उसे इसकी याद आ गई होगी और वह इसे खरीदने चला गया होगा। मुझे मुझे नहीं लगता हैरी, रॉन ने झिझकते हुए कहा। बॉर्गन एंड बर्ग्स दुकान में हजारों लोग जाते हैं। और क्या उस लड़की ने ये नहीं कहा था कि केटी को ये लड़कियों के बाथरूम में मिला था? उसने कहा था कि बाथरूम से आते समय केटी के पास था। इसका ये मतलब नहीं कि यह चीज उसे बाथरूम में ही मिली हो। मैकगोनागल, रॉन ने चेतावनी देते हुए कहा। हैरी ने ऊपर देखा। प्रोफेसर मैकगोनागल घुमड़ती हुई बर्फ के बीच पत्थर की सीढ़ियां उतरकर तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। हैग्रिड कहता है कि केटी बिल के साथ जो हुआ है उसे तुम चारों ने देखा है। तत्काल मेरे ऑफिस में चलो। तुम्हारे हाथ में क्या है, पॉटर? हैरी बोला, केटी ने इसी चीज को छुआ था। हैरी से हार लेते समय प्रोफेसर मैकगोनागल दहशत में बोली, हे भगवान! नहीं नहीं, फिल्च ये मेरे साथ है, उन्होंने जल्दी से कहा। जब फिल्च अपने खुफिया संवेदन सूचक को ऊपर उठाकर उत्साह से प्रवेश हॉल के पार आया। फिल्च, तुम इस हार को प्रोफेसर स्नेप के पास तत्काल ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसे छूना मत। इसे स्कार्फ में लपेट कर रखना। हैरी सहित बाकी सभी विद्यार्थी प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे ऊपर की मंजिल तक गए और उनके ऑफिस में पहुंच गए। बर्फ से ढकी खिड़कियां खड़खड़ कर रही थीं और अंगीठी में आग दहकने के बावजूद कमरा ठंडा था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाजा बंद कर दिया और घूमकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। उनके सामने हैरी, रॉन, हरमाइनी और सुबकती हुई लीन बैठे थे। तो उन्होंने तीखी आवाज में पूछा, क्या हुआ था? लीन ने अपने रोने पर काबू करने की कोशिश की और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल को बताया कि केटी 3 ब्रूमस्टिक्स के बाथरूम में गई थी और वहां से लौटने पर उसके हाथ में ये पैकेट था। लीन ने बताया कि लौटने के बाद केटी थोड़ी अजीब लग रही थी और उन दोनों में इस बात पर बहस हुई थी कि किसी तक अनजान सामान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर लीन ने सुबकते हुए बताया कि बहस के दौरान उनमें पैकेट को लेने के लिए छीना झपटी होने लगी थी, जिससे ये फट गया। ये कहते कहते लीन इतनी बेकाबू हो गई कि वह आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। प्रोफेसर मैकगोनागल ने नरमी से कहा, ठीक है लीन, तुम अस्पताल जाकर मैडम प्रॉम्फ्री से सदमे की दवा ले लो। उसके कमरे से जाने के बाद प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ी। जब केटी ने हार छुआ तो उसके बाद क्या हुआ? रॉन या हरमाइनी के कुछ बोल पाने से पहले ही हैरी बोल पड़ा, वह हवा में ऊपर उठ गई, फिर वह चीखने लगी और गिर गई। प्रोफेसर, क्या मैं प्रोफेसर डंबलडोर से मिल सकता हूँ? प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरानी से कहा। पॉटर, हेडमास्टर सोमवार तक बाहर गए हैं। बाहर? हैरी ने गुस्से में कहा। हाँ पॉटर, बाहर, प्रोफेसर मैकगोनागल ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन तुम्हें इस भयंकर घटना के बारे में जो भी कहना है मुझसे कह सकते हो। एक पल के लिए हैरी झिझका। प्रोफेसर मैकगोनागल आसानी से विश्वास नहीं करती थी। हालांकि डंबलडोर कई मायनों में ज्यादा डरावने थे, लेकिन वे किसी भी अवधारणा को, चाहे वह कितनी ही अजीब हो, एकदम से अस्वीकार नहीं करते थे। ये जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए इस पल उसे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर, मुझे लगता है कि केटी को वह हार ड्रैको मैल्फॉय ने दिया है। उसके एक तरफ बैठा रॉन अपनी उलझन छिपाने के लिए नाक मलने लगा। दूसरी तरफ हरमाइनी ने अपने पैर इधर उधर किए ताकि वह हैरी से थोड़ी दूर हो जाए। ये बहुत गंभीर आरोप है पॉटर, प्रोफेसर मैकगोनागल ने सदमे भरी खामोशी के बाद कहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? नहीं, हैरी ने कहा, लेकिन फिर उसने उन्हें बता दिया कि बॉर्गन एंड बर्ग्स दुकान में वह मैलफॉय के पीछे पीछे गया था और वहां उसने उनके बीच में क्या क्या बातें सुनी थी। जब उसने बोलना खत्म किया तो प्रोफेसर मैकगोनागल थोड़ी दुविधा में नजर आई। मैलफॉय मरम्मत करवाने के लिए कोई चीज बॉर्गन एंड बॉक्स में ले गया था? नहीं प्रोफेसर,
वह तो बॉर्गिन से उस चीज को सुधारने का तरीका पूछ रहा था। वह चीज उस वक्त उसके पास नहीं थी। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि उसने उसी समय कोई चीज खरीदी थी और मुझे लगता है कि वह यही हार था। क्या तुमने मैलफॉय को इस तरह के पैकेट के साथ दुकान से निकलते देखा था? नहीं प्रोफेसर, उसने बॉर्गिन से इसे अपने लिए रिजर्व करने को कहा था। हरमाइनी बीच में ही बोल पड़ी। लेकिन हैरी, बॉर्गिन ने उससे पूछा था कि क्या वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, तब मैलफॉय ने नहीं कहा था। हैरी ने गुस्से में कहा। साफ जाहिर है वह उसे छूना नहीं चाहता था। हरमाइनी बोली। उसने दरअसल ये कहा था, मैं इस सड़क पर ले जाते समय इसे कैसा दिखूंगा। रॉन ने कहा। उस हार को ले जाते समय वह सचमुच मूर्ख दिखता। हरमाइनी हताशा में बोली। ओह रॉन, हार तो लिपटा होता, इसलिए मैलफॉय को उसे छूने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह उसे आसानी से चोगे के नीचे छिपा सकता था। मुझे लगता है कि उसने बॉर्गिन एंड बर्ग्स के यहाँ जो भी चीज रिजर्व करवाई थी, वह या तो आवाज करने वाली या भारी थी। वह कोई ऐसी चीज होगी जिसे वहां से ले जाने पर लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। और वैसे भी, उसने हैरी के बीच में बोलने से पहले ही तेजी से आगे कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है, मैंने बॉर्गिन से उस हार के बारे में पूछा था। जब मैं ये पता लगाने गई थी कि मैलफॉय ने उससे कौन सी चीज रिजर्व करवाई है, तो मैंने इस हार को वहां रखा देखा था। बॉर्गिन ने मुझे उसकी कीमत बता दी थी। उसने ये नहीं कहा था कि ये बिक चुका है। देखो, वह तुम्हारी असलियत समझ चुका था। वह 5 सेकंड में ही तुम्हारे इरादे भाप चुका था कि तुम दुकान में क्यों आई थी। जाहिर है वह तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला था। वैसे भी मैलफॉय से बाद में भी तो मंगवा सकता था। जब हरमाइनी ने आवेश में जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, तो प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, बहुत हो गया पॉटर, तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। लेकिन हम मिस्टर मैलफॉय की तरफ शक की उंगली सिर्फ इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि वह उस दुकान में गया था जहां से ये हार खरीदा जा सकता था। ये तो सैकड़ों लोगों के बारे में कहा जा सकता है। मैंने भी तो यही कहा था, रॉन बुदबुदाया। और वैसे भी हमने इस साल सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी जानकारी के बिना हार इस स्कूल में आ सकता था। लेकिन, और इससे भी बड़ी बात यह है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने निर्णायक आवाज में कहा, कि मैलफॉय आज हॉग्समीड गया ही नहीं था। हैरी ने आंखें और मुंह फाड़कर उनकी तरफ देखा। आप ये बात कैसे जानती हैं प्रोफेसर? क्योंकि वह मेरे साथ सजा काट रहा था। उसने लगातार 2 दिन से रूपांतरण का होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉटर, अपना शक मुझे बताने के लिए धन्यवाद, उन्होंने उन लोगों के पास से निकलते हुए कहा। अब मुझे केटी बेल को देखने के लिए अस्पताल जाना है। तुम सभी का दिन अच्छा गुजरे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अब उन तीनों लोगों के पास बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हैरी उन दोनों से नाराज था क्योंकि वे मैकगोनागल की तरफ हो गए थे, लेकिन फिर भी जब वे उस घटना के बारे में विचार विमर्श करने लगे, तो वह बातचीत में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया। सीढ़ियां चढ़कर बड़े हॉल की तरफ जाते समय रॉन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है केटी वह हार किसे देने वाली होगी? भगवान जाने, हरमाइनी ने कहा। लेकिन वह जिसे भी देने वाली होगी वह बाल बाल बचा है। कोई भी हार को छुए बिना वह पैकेट नहीं खोल सकता था। ये बहुत से लोगों के लिए हो सकता था, हैरी ने कहा। डंबलडोर के लिए, प्राणभक्षियों से छुटकारा पाने के लिए बेताब हैं। वे उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। या स्लगहॉर्न के लिए, डंबलडोर मानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट सचमुच उन्हें अपनी तरफ मिलाना चाहता है और वह इस बात पर खुश नहीं हो सकता कि वे डंबलडोर की तरफ हो गए हैं। या तुम्हारे लिए, हरमाइनी ने परेशान दिखते हुए कहा। हो ही नहीं सकता, हैरी ने कहा, वरना केटी सड़क पर बस पीछे मुड़कर वह पैकेट मुझे दे देती, है ना? थ्री ब्रूम स्टिक से बाहर निकलने के बाद मैं पूरे रास्ते उसके पीछे ही तो चल रहा था। हॉगवर्ट्स के बाहर पैकेट देने में ज्यादा समझदारी होती, क्योंकि फिल्च अंदर आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ले रहा था। मुझे आश्चर्य है कि मैलफॉय ने उसे वह पैकेट महल में ले जाने के लिए क्यों कहा होगा। हैरी, मैलफॉय हॉग्समीड में नहीं था, हरमाइनी ने कुंठा में पैर पटकते हुए कहा। तब तो उसने किसी साथी का इस्तेमाल किया होगा, हैरी ने कहा। क्रैब या गॉयल, या हो सकता है एक और प्राणभक्षी। प्राणभक्षी बनने के बाद उसके क्रैब और गॉयल से ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके होंगे। रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ इस अंदाज में देखा जैसे कह रहे हों कि इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब वे मोटी औरत के पास पहुंचे तो हरमाइनी दृढ़ता से बोली, डिली ग्राउट। तस्वीर आगे की तरफ झूल गई ताकि वे गरुड़द्वार के हॉल में पहुंच सके। हॉल काफी भरा था और वहां गीले कपड़ों की खुशबू आ रही थी। खराब मौसम के कारण बहुत से विद्यार्थी हॉग्समीड से जल्दी लौट आए थे। डर या चिंता का कोई माहौल नहीं था। साफ समझ में आ रहा था कि केटी की बदकिस्मती की खबर अब तक नहीं फैली थी। सोचा जाए तो ये कोई बहुत चतुराई भरा हमला नहीं था।
रॉन ने कहा और फर्स्ट ईयर के एक विद्यार्थी को आग के पास वाली अच्छी कुर्सी से हटाकर उस पर खुद बैठ गया। श्रापित चीज महल के भीतर नहीं आ पाई, इसे बेहतरीन योजना नहीं कहा जा सकता। तुमने सही कहा, हरमाइनी ने रॉन को कुर्सी से हटाकर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को उस पर दोबारा बिठाते हुए कहा। ये बहुत सोच विचार कर नहीं किया गया था, हैरी ने पूछा। लेकिन मैल्फॉय में सोचने विचारने की बुद्धि है ही कहाँ। रॉन और हरमाइनी दोनों ने ही उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।